नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कांग्रेस हेडक्वार्टर का एक वीडियो बीजेपी के बहुत काम आ रहा है। वीडियो में सोनिया है, राहुल हैं, खड़गे हैं और कांग्रेस के लिए मुसीबतें हैं। मोदी की पार्टी एक वीडियो का एक एक फ्रेम चेक कर चुकी है। वीडियो बार बार स्टॉप, रिवाइंड और प्ले कर चुकी है। वीडियो में बीजेपी को ऐसा बारूद मिला है जो मॉनसून सेशन का पूरा स्कोर बराबर कर देगा। इस वीडियो ने बीजेपी को राष्ट्रवाद की पिच पर खुलकर खेलने का मौका दे दिया है। बीजेपी की पूरी टीम कह रही है कि कांग्रेस वंदे मातरम का अपमान कर रही है। आज खुद गृहमंत्री अमित शाह ने मंच से इस वीडियो का पंचनामा कर दिया। कह दिया कि कांग्रेस ने पाप किया है। कल राहुल प्रधानमंत्री से माफी मांगने की बात कर रहे थे, आज मोदी की पार्टी उनसे माफीनामा लिखवाने पर अड़ गई है। वंदे मातरम के अपमान पर कांग्रेस फंस चुकी है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता बैकफुट पर आ गए हैं। क्या इसी सेशन में पास हुआ वंदे मातरम बिल राहुल की सबसे बड़ी टेंशन बन गया है? इस रिपोर्ट में देखिए। 15 अगस्त के दिन कांग्रेस हेडक्वार्टर में सोनिया गांधी ने जैसे ही स्टॉप बोला, सियासी बवाल स्टार्ट हो गया। कांग्रेस को जहां कुछ समझ नहीं आया, बीजेपी का अगला प्लान क्लियर हो गया। नेशनल प्राइड, राष्ट्रवाद बीजेपी की फेवरेट पिच रही है। जैसे ही ये वीडियो आया, बीजेपी चौके छक्के लगाने लगी। सोनिया राहुल पर बाउंसर दागने लगी। पूरी बीजेपी कह रही है सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया। सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को रोकने की कोशिश की। राहुल गांधी, सोनिया गांधी वंदे मातरम बजने के वक्त बेचैन हो गए। बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम सोनिया गांधी के इस वीडियो को पोस्ट रिपोस्ट कर रहा है। निशिकांत दुबे का ये एक्स पोस्ट है। इसमें वीडियो के साथ ऑडियो चल रहा है। निशिकांत दुबे पूरा वीडियो दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं और कह रहे हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, फैसला देश लेगा। ये बीजेपी मीडिया सेल के हेड अमित मालवी का एक्स पोस्ट है। सोनिया गांधी के इसी वीडियो को घुमा रहे हैं और कह रहे हैं, सोनिया ने वंदे मातरम का अपमान किया है। बीजेपी का ट्विटर हैंडल भी यही वीडियो घुमा रहा है। बीजेपी इस वीडियो को दिखाकर बता रही है, जब वंदे मातरम कांग्रेस हेडक्वार्टर में गाया जा रहा था, तब राहुल गांधी और सोनिया गांधी कैसे परेशान हो गए थे। सवाल यह है कि वंदे मातरम के दौरान सोनिया के वीडियो को बीजेपी क्यों वायरल कर रही है? क्या वंदे मातरम के अपमान पर कांग्रेस को बीजेपी ने फंसा दिया है? क्या वंदे मातरम के बहाने राष्ट्रवादी वोट का बीजेपी ध्रुवीकरण करना चाहती है? क्या जेनजी आंदोलन को राष्ट्रवादी नैरेटिव में बीजेपी बदल देना चाहती है? ये कयास ऐसे ही नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने सोनिया गांधी के वंदे मातरम के अपमान के कथित वीडियो को प्ले किया है, उससे ये बात साफ हो गई है कि बीजेपी राष्ट्रवाद की पिच को इस लेवल पर एक्टिव कर देना चाहती है कि विपक्ष के सारे सरकार विरोधी नैरेटिव ध्वस्त हो जाएं। आज वंदे मातरम के अपमान पर अमित शाह ने भी सोनिया गांधी और कांग्रेस के खिलाफ फ्रंट खोल दिया। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान, केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। अमित शाह आज राजस्थान के निम्बोहेड़ा में थे, जहां भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी 21 फीट ऊंची मूर्ति का लोकार्पण करना था। अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण किया और जब माइक थामा तो डायरेक्ट अटैक किया। अमित शाह ने कहा, वंदे मातरम को रोकने की कोशिश कर सोनिया गांधी ने पाप किया है। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो 2 हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह के इस बयान से ये बात क्लियर हो गई है कि वंदे मातरम के अपमान वाले इस कथित वीडियो को कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी बड़े हथियार के तौर पर यूज करेगी। बीजेपी किस लेवल पर इसे प्ले कर रही है और कैसे मोदी सरकार विरोधी पूरे इकोसिस्टम को घेर रही है, इसका सैंपल आज बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख गया। वंदे मातरम का विरोध सिर्फ वही मानसिकता के लोग कर सकते हैं जिनकी मानसिकता दिमागी नक्सल इकोसिस्टम की मानसिकता है, और यही दिमागी नक्सल इकोसिस्टम की मानसिकता का दृश्य हमने कल, जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। The opposition of Rahul Gandhi and Sonia Gandhi on the day of independence of Vande Mataram points towards the mindset of a dimagi Naxal ecosystem mindset. ध्यान से आप देखिए, क्योंकि इसके बाद कई कांग्रेस पार्टी ने स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया। मैं फ्रेम बाय फ्रेम आपको यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए, और यह सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया है। पूरा मोदी विरोधी इकोसिस्टम प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सल वाले बयान से सबसे ज्यादा आहत हुआ है। किस तरह से दिमागी नक्सल शब्द कांग्रेस को चुभा है, वो सीनियर कांग्रेसी लीडर पी चिदम्बरम की इस पोस्ट से समझ सकते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्हें दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। सुबह 7:08 पर पी चिदम्बरम ने ये पोस्ट किया था और ठीक 11 बजे बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वंदे मातरम के अपमान को दिमागी नक्सल की मानसिकता से जोड़ दिया। बीजेपी आज पूरी तैयारी के साथ आई थी। सोनिया गांधी के वंदे मातरम के अपमान वाले वीडियो के एक एक फ्रेम को जस्टिफाई किया। अगर आप देखेंगे ध्यान से उस वीडियो को, जब वंदे मातरम का उद्घोष चल रहा था कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में, सोनिया गांधी यहां पे सामने इंडिकेट करती है, हाथ दिखाती है कि रुक जाओ। वो इशारा करती है कि वंदे मातरम को कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में रोका जाना चाहिए। फिर जब वहां पे नहीं सुना जाता है, फिर वो वापस से दूसरी बार इशारा करती है और कहती है कि रुकना अनिवार्य है। उसके बाद में वो उनको कहती है कि पीछे जो बैंड है, अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये एक ऐसी व्यक्ति का दृश्य है जो इतना गुस्से में है कि वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में पूरी तरीके से कैसे गाया गया, तो वो इंडिकेट करती है और उंगली के तरीके धमकी देने की कोशिश करती है।
जब वहां से सब कुछ नहीं सही होता तो फिर वो राहुल गांधी की तरफ देखती है और बाकी के जो कांग्रेस नेता उनके साथ में खड़े हैं उनकी तरफ देखती है और अपना गुस्सा प्रकट करती है। भले ही बीजेपी कांग्रेस को वंदे मातरम के अपमान के नाम पर घेर रही है, कांग्रेस से माफी की मांग कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के राष्ट्रवाद वाले ट्रैप में फंसने के बजाय पलटवार करने का मूड बना लिया है। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया तो सोनिया गांधी की हार्डकोर टीम सोनिया गांधी के बचाव में उतर आई और कह रही है कि वंदे मातरम कांग्रेस के लिए क्या है, बीजेपी मत सिखाए। भारतीय जनता पार्टी एक घटिया अस्तरहीन आरोप लगा रही है जो झूठा और 100% उतना ही झूठा है जितना भाजपा का राष्ट्र प्रेम। भूल गए जब वंदे मातरम गाकर हम कांग्रेस के झंडे के साथ लाठियां खा रहे थे अंग्रेजों की, तो आप भाजपा का जो मात्र संगठन है वो अंग्रेजों के साथ खड़ा था और देश की आजादी का विरोध कर रहा था। जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा हमने दिया था 1942 में, तो ये चिट्ठी लिखकर अपना समर्थन ब्रिटिश हुकूमत को दे रहे थे। ये देश के लिए जरूरी है। ये देश सेक्युलर देश है। इस देश के अंदर, संविधान के अंदर सभी लोगों को अपने धर्म के मानने की आजादी है। ये हमें संविधान ने हमारा मूल अधिकार है कि मैं अपने धर्म को मानूं। उसके अंदर जो आगे के स्ट्रेंजा हैं वो हमारे धर्म के हिसाब से हमको अलाउड नहीं करते, लेकिन हम केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मान नहीं करते। और 1904 से कांग्रेस के हर अधिवेशन में वंदे मातरम का गायन होता है। आपकी विचारधारा के लोगों ने वंदे मातरम नहीं गाया, क्योंकि वंदे मातरम गाने पर लाठी पड़ती थी। आपके लोगों ने तिरंगा नहीं फहराया। आपके लोगों ने आजाद हिंद फौज की भर्ती को रोकने के लिए पूरा प्रयास करने का काम किया और खुलेआम किया। खुलेआम आजाद हिंद फौज की मुखालफत करने का काम किया। आप कौन सी बातें बता रहे हैं? ये इतिहास के अंदर है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग सरकार के अंदर मिनिस्टर थे। कौन से इतिहास की बातें कर रहे हैं आप? 70 साल में जो हमने बनाया वो 12 साल में आपने तबाह कर दिया। 12 साल की कुंभकर्णी नींद से राहुल गांधी ने अब जगा दिया। अब जागिए। अब देश तबाही के कगार पर आपने खड़ा कर दिया। आप विकसित भारत की बातें करते हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि सोनिया गांधी 2 स्टैंजा तक वंदे मातरम सुनती रहीं, लेकिन जैसे ही तीसरा छंद बजा, सोनिया और राहुल गांधी का तुष्टीकरण वाला तार झंझना गया। आपको बता दें कि आपत्ति सबसे ज्यादा वंदे मातरम के 2 छंद के आगे के 2 छंदों से है, जिसमें देवी दुर्गा आदि की छवियां हैं, जिस पर मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम समुदाय भी आपत्ति जताता रहा है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट एक्ट 2026 के तहत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अब राष्ट्रीय गान जन गण मन के समान कानूनी सुरक्षा दी गई है। इसके मुताबिक कोई व्यक्ति अगर जानबूझकर वंदे मातरम के गायन को रोकता है या उसमें बाधा डालता है या गायन में लगे किसी सभा या समूह में व्यवधान पैदा करता है तो ये अपराध माना जाएगा। खुद पूरी संसद ने इस संशोधन को पास किया। इसीलिए बीजेपी पूछ रही है, फिर वंदे मातरम से एलर्जी क्यों है? ये सवाल सिर्फ बीजेपी का नहीं रह गया है। सोनिया गांधी के इस वीडियो के सामने आने के बाद बंकिम चंद्र चटर्जी के परिवार ने भी जबरदस्त नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी विधायक और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज सुमित्रो चटर्जी ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षा सोनिया गांधी को पत्र लिखकर वंदे मातरम के अपमान पर नाराजगी जाहिर की। कहा कि जब पूरा देश मातृभूमि की पूजा में लगा हुआ था, तब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में हुई घटनाएं सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक गलती को बेशर्मी से दोहराना थी। स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में हुई वंदे मातरम के गायन से जुड़ी कथित घटना को लेकर सोनिया गांधी बिना शर्त माफी मांगी। सोनिया गांधी ने जो हरकत की है वो बहुत शर्मनाक है। ये देश के लिए अपमान है, ये पूरा भारत के लिए अपमान है, बंगाली जाति का अपमान है।
और मेरा परिवार को तो बात छोड़िए, हम लोग तो बहुत ही व्यथित हुए हैं उनका ये फीचर्स से। और सोनिया गांधी जी, मुझे लग रहा है वो अभी इटालियन कल्चर भूली नहीं। वो इतना देर तक भारत में रह चुकी है, मगर फिर भी वो अपना इटालियन कल्चर भूली नहीं। मैंने एक मेल डाला हूँ सोनिया गांधी को, डायरेक्टली सोनिया गांधी को, और उसका कॉपी दिया हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे को। देखते हैं उनको समझ में आता है कि नहीं। कहा तो ये जा रहा है कि बीजेपी का वंदे मातरम के अपमान के मुद्दे को उठाने के पीछे एक सोची समझी रणनीति है। वो जानती है कि राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रवाद ऐसे मुद्दे हैं जिसके नीचे जाति, धर्म, जेनजी सब इकट्ठे हो जाएंगे, और इसे वो जितना उठाएंगे उतना कांग्रेस की मुश्किलों को भी बढ़ाएंगे। बीजेपी के नेता क्यों सोनिया गांधी के वंदे मातरम के अपमान वाले वीडियो को 2 छंद के आगे वाले छंद से लिंक कर रहे हैं? क्यों इस पूरे मामले को मुस्लिम तुष्टीकरण वाली कांग्रेस की सियासत से जोड़ रहे हैं? दरअसल इस विवाद का नाता आज का नहीं है। 1923 में काकीनाडा में कांग्रेस का स्पेशल सेशन था। कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे मोहम्मद अली जौहर ने वंदे मातरम नहीं गाया। धीरे धीरे विवाद बढ़ता चला गया और मुस्लिम लीग ने इसे तूल देना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग ने कहा कांग्रेस मुसलमानों पर देवी देवताओं की आराधना थोप रही है, जबकि उनके लिए मूर्ति पूजा हराम है। विरोध की वजह थी वंदे मातरम गीत में 1 जगह मंदिर और 2 जगह दुर्गा शब्द। 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 1937 कलकत्ता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी। इस मीटिंग से पहले वंदे मातरम को लेकर विवाद जारी था। मीटिंग से पहले 17 अक्टूबर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पंडित नेहरू को इस विवाद पर रविंद्रनाथ टैगोर से डिस्कस करने को कहा। 20 अक्टूबर को नेहरू ने इस चिट्ठी के जवाब में नेताजी को लिखा कि ऐसा लगता है कि इस पृष्ठभूमि से मुसलमानों में नाराजगी पैदा हो सकती है। विवाद हुआ तो वंदे मातरम पर एक कमेटी बनाई गई। कमेटी में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद और आचार्य नरेंद्र देव थे। नेहरू ने 1937 में रविंद्रनाथ टैगोर को चिट्ठी लिखकर राय मांगी। 26 अक्टूबर 1937 को जवाब में टैगोर ने नेहरू को लिखा, इसमें किसी भी संप्रदाय या समुदाय को आहत करने वाली कोई बात नहीं दिखती। टैगोर की इस राय के बाद कमेटी ने फैसला किया कि पहले 2 छंदों को रखा जाए। कमेटी के फैसले को महात्मा गांधी ने प्रस्ताव के तौर पर रखा और फिर कांग्रेस पार्टी ने इसे स्वीकार किया। 1937 में ही कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन महाराष्ट्र के जलगांव जिले के फैजपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। नेहरू के नेतृत्व में गीत के सिर्फ पहले 2 छंदों को अपनाया गया और बाद के छंदों जिनमें दुर्गा की स्तुति थी उन्हें हटा दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी दोनों ने 1937 के अंदर वंदे मातरम के वो 2 स्टैंजास एडॉप्ट करवाए थे जिनका ताल्लुक मदरलैंड से है। बाकी जो स्टैंजास हैं जो मजहबी हैं, जिनका ताल्लुक हिंदू धर्म से है, उनको हटा दिया गया था। चूंकि देश के अंदर मुसलमानों की भी तादाद है, क्रिश्चियंस की भी तादाद है, सबको साथ रखना है तो सेक्युलरिज्म को मजबूत करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की आज अक्सरियत है लोकसभा राज्यसभा में, इसलिए उन्होंने इसको मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए क्रिश्चियंस केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। के सेंटिमेंट से खिलवाड़ करने के लिए ये कानून बनाया। लेकिन सवाल तो इस बात का है कि अगर वंदे मातरम के कुछ छंदों में जब दिक्कत थी तो संसद में जब संशोधन लाया गया, फिर क्यों ध्वनि मत से पास कर दिया गया? इस पर कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक रूप से कड़ा विरोध नहीं किया गया, बल्कि बिल पास होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि राष्ट्रगीत का वो पूरा सम्मान करते हैं। I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the bill is passed. बीजेपी जिस घटना का वीडियो वायरल कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, एक एक फ्रेम को दिखा रही है, क्या वंदे मातरम के बहाने राष्ट्रवादी वोट का बीजेपी ध्रुवीकरण करना चाह रही है? उसकी वजह भी है क्योंकि बीजेपी को राष्ट्रवाद का मुद्दा सबसे ज्यादा सूट करता है, जिसे 80% हिंदुओं का बड़ा हिस्सा कनेक्ट करता है।
2021 का राष्ट्रवाद हिंदुत्व पर प्यू रिसर्च सर्वे किया गया, जिसमें हिंदुओं की राय ली गई। पूछा गया कि भारतीय संस्कृति दूसरों से बेहतर है। इस सवाल के जवाब में 75% हिंदू सहमत दिखे। धर्म सबसे जरूरी है, 75% हिंदू सहमत थे। बीजेपी से जुड़ाव के सवाल पर 77% हिंदू सहमत थे। नेशनल एंथेम के वक्त खड़ा होना जरूरी है, 90% हिंदुओं ने इस पर सहमति जताई। हिंदू बनने के नाम पर 90% हिंदू सहमत दिखे। 2019 में 49% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया और 13% हिंदुओं ने कांग्रेस को वोट किया। वंदे मातरम पर बीजेपी की रणनीति का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, आप इसी से समझ सकते हैं। जैसे ही बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया, अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा महसूस होने लगा। बीजेपी के बाद कोई दूसरा काम नहीं है। अगर बीजेपी पे कोई दूसरा काम होता, बीजेपी पे अगर कोई अच्छा काम होता तो संविधान को ठेस नहीं पहुंचाते। याद रखना, संविधान है, स्वतंत्रता है। संविधान है तो हमें आजादी मिलेगी, संविधान है तो हमें अधिकार मिलेंगे, और संविधान है तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। 2027 में यूपी, पंजाब समेत 7 राज्यों में चुनाव है। पूरा इंडी गठबंधन अब तक राम मंदिर, चढ़ावा चोरी, पेपर लीक, जेनजी के मुद्दों पर बीजेपी को घेर रहा था, लेकिन वंदे मातरम के अपमान वाले टॉपिक ने बीजेपी की सियासत को ईंधन दे दिया है। ईरान अमेरिका के बीच डेडलाइन सोमवार को खत्म हो रही है। 60 दिन का सीज फायर 24 घंटे बाद पूरा हो जाएगा। ईरान कह रहा है कि अब बातचीत में टाइम बर्बाद करने का वक्त नहीं है। अमेरिका से फैसला युद्ध के मैदान पर ही होगा। इस बार हिट लिस्ट में इजरायल भी होगा। नेतन्याहू ने बड़े युद्ध से पहले युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। सफेद बम गिराकर महातबाही की टेस्टिंग कर ली है। मॉस्को में आग के शोले उठ रहे हैं। जेलेंस्की के ड्रोन पुतिन के दफ्तर के बहुत करीब पहुंच गए हैं। कीव में मिसाइलों के धमाके हो रहे हैं। बड़े बड़े मार्केट चल रहे हैं। पुतिन ने तुर्की को भी वार्निंग जारी कर दी है। युद्ध का अगला राउंड कई और देशों को तबाह कर सकता है। फुल डिटेल इस रिपोर्ट में। यूक्रेन का मॉस्को पर सबसे बड़ा अटैक। पुतिन के दफ्तर के करीब पहुंचे जेलेंस्की के ड्रोन। मॉस्को में तबाही, जेलेंस्की ने 600 ड्रोन दागे। जेलेंस्की ने बीती रात पुतिन को सबसे बड़ा शॉक दिया है। मॉस्को में रात से ही एटमी शोले उड़ रहे हैं। आग और धुएं के बादल आसमान तक दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन ने रात में सिर्फ मॉस्को पर 600 ड्रोन से अटैक किया। जेलेंस्की की प्लानिंग सफल रही। रूसी एयर डिफेंस सिर्फ 201 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर पाया। बाकी 399 ड्रोन टारगेट पर जाकर टकराए। फिर जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा। मॉस्को का बड़ा हिस्सा धू धू कर जलने लगा। रूस की राजधानी मॉस्को आग की लपटों में घिर गई। यूक्रेन का मॉस्को में इतना बड़ा हमला करना पुतिन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। मॉस्को में सबसे ज्यादा नुकसान कोलेजिनो इंडस्ट्रियल पार्क को हुआ है। यहाँ रूस के ऑनलाइन रिटेलर वाइल्ड बेरीज का वेयरहाउस है। यूक्रेन के ड्रोन ने वेयरहाउस में पिन पॉइंट अटैक किया। देखते देखते वेयरहाउस आग के शोलों में घिर गया। वहां रखे सामानों में आग लग गई। मॉस्को में एक शख्स की मौत हो गई, 3 लोग झुलस गए। मॉस्को में तबाही का बदला लेने पुतिन ने ज्यादा देर नहीं लगाई। रूस ने फौरन बैलिस्टिक मिसाइलों से कीव में पलटवार कर दिया। रूस ने कीव, पोल्टावा और निप्रोपेट्रोव्स्क पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। ये जेलेंस्की की राजधानी कीव का आसमान है। रूस की बैलिस्टिक मिसाइलें गरज रही हैं। जेलेंस्की का एयर डिफेंस कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पुतिन की हर मिसाइल टारगेट पर गिर रही है। इन मिसाइलों में स्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलें, S-400 मिसाइल, ऑनेक्स मिसाइल, KH-59 मिसाइलें और एंटीशिप मिसाइलें शामिल हैं। रूस ने कीव के एनर्जी सेक्टर और मिलिट्री फैसिलिटीज को निशाना बनाया। आग में कीमती सामान जलकर राख हो गया।
रूस ने इस बार किम जोंग उन की मिसाइल भी चलाई। इसे KN-23 मिसाइल के नाम से जाना जाता है। किम की मिसाइल जहां गिरी वहां बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया। रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए उत्तर कोरिया से 120 KN-23 मिसाइलें खरीदी हैं। किम जोंग उन की KN-23 क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 450 किलोमीटर से 690 किलोमीटर की रेंज में जो भी टारगेट आता है उसे खंड खंड कर देती है। ये 500 किलो का पारंपरिक और एटॉमिक वॉरहेड ले जा सकती है। इसका इंजन रूस की इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइल से ज्यादा शक्तिशाली है। यह क्रूज मिसाइल की तरह 50 किलोमीटर ऊपर उड़ान भरती है, जो इसे स्टील्थ पावर देती है और सटीक निशाने के साथ हिट करती है। इसे मोबाइल लॉन्चर, रेलगाड़ी और पनडुब्बी 3 तरह के प्लेटफॉर्म से दागा जा सकता है। रूस का दावा है कि उसने ऊर्जा कंपनियों और मिलिट्री फैसिलिटीज को निशाना बनाया है, पर सच्चाई इससे अलग है। एनर्जी और मिलिट्री संस्थानों के साथ साथ कई बड़े मार्केट तबाह हो गए हैं। सिविलियंस को बड़ा नुकसान हुआ है। ये नतालिया हैं, जिनका इस मार्केट में शानदार बुक स्टोर था, जिसमें सैकड़ों दुर्लभ किताबें थीं जो जल गई। जो कुछ बच गई हैं वो धूल, मिट्टी और राख के बीच बिखरी पड़ी हुई हैं। हमारे पास बहुत सारी किताबें थीं। एक बड़ी दुकान, लगभग 200 वर्ग मीटर या उससे भी बड़ी। हमारे पास दुर्लभ और पुरानी किताबें थीं, जिनमें क्रांति से पहले के और यूक्रेनी संस्करण शामिल थे। ऐसी किताबें जो शायद ही कहीं और मिले। कुछ किताबें तो ऐसी थी जिनकी सिर्फ एक ही कॉपी मौजूद थी। अफसोस की बात है कि सब कुछ जलकर राख हो गया। हमारी दुकान पुरानी और दुर्लभ किताबों की थी, जिनमें कई अनोखे और ख़ास संस्करण थे, और जैसा कि आप देख सकते हैं अब कुछ भी नहीं बचा है और आप उन्हें कभी दोबारा नहीं देख पाएंगे। रूसी हमले के घंटों बाद भी कीव का मार्केट जल रहा है। इमरजेंसी सर्विस की टीमें लगी हुई हैं। फायर ब्रिगेड पानी का छिड़काव कर रही है। मार्केट में आग बुझाने की कोशिश जारी है। रूस ने यहां गेरॉन 4 सीरीज के ड्रोन दागे, जिन्होंने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। ये अलेक्जेंडर हैं, जिनकी इस मार्केट में दवाओं की शॉप थी। जैसे ही रात में इन्होंने बाजार में धमाके सुने, आग की लपटें देखी, फौरन जान की परवाह किए बगैर दुकान पहुंचे, मगर आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं बचा। उनकी मेडिकल शॉप मार्केट के जिस हिस्से में थी, वहां सबसे ज्यादा तबाही मची है। खैर, मैंने सुना कि बाजार में क्या हो रहा है, और जो भी गाड़ी मुझे सबसे पहले मिली उसी से मैं वहां देखने चला आया। भला मुझे नींद कैसे आती, मैं घर पर कैसे बैठा रहता। सब बर्बाद हो गया। अब मैं कहां जाऊं? कीव के ब्रोवरी जिले में 3 रूसी कामिकाजे ड्रोन एक मकान की खिड़कियां तोड़ते हुए घर के अंदर जाकर फटे। इसमें 3 साल के एक बच्चे और उसके दादा दादी की मौत हो गई। दादा दादी के साथ साथ वहां एक स्कूल में टीचर थे। जिस वक्त हमला हुआ, घर की लाइटें ऑन थी। सेंसर वाले ड्रोन सीधे उसी खिड़की से घुसे, फिर जोरदार धमाके हुए। एक ही घर में 3 लोगों के परखच्चे उड़ गए। जैसा कि कहा जाता है, हम अब अनाथ हो गए हैं। हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, हम कैसे काम करेंगे। हमें अभी भी लगता है कि उन्हें आना चाहिए, क्योंकि अब हम किसी और नेता के बारे में सोच भी नहीं सकते, बस सोच भी नहीं सकते। रूस ने भी गेरान 4 सीकर ड्रोन से हमला कर चेरनी हाइव में यूक्रेन के एक वेयरहाउस को उड़ा दिया। रूस ने इसके अलावा कीव और फायर पॉइंट इंडस्ट्रियल प्लांट पर अटैक किया। यहां फ्लेमिंगो मिसाइलों में लगने वाले सॉलिड फ्यूल बूस्टर्स बनाए जा रहे थे। यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइल दुनिया की सबसे बड़ी वॉरहेड ले जाने वाली क्रूज मिसाइल है। रूस में इस मिसाइल ने बहुत तबाही मचाई है। रूस ने मिसाइल अटैक में यूक्रेन के स्ट्राइक ड्रोन के लिए कंपोनेंट बनाने वाली कीव 111 प्लांट को भी तबाह कर दिया। पोल्टोवा में यूक्रेन की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक क्रेमेंचुक रिफाइनरी पर हमला किया। क्रिवोय रोगग में स्टील रोल बनाने वाली स्टील मिल पर हमला किया गया। ओडेसा पोर्ट में फिर कार्गो शिप को निशाना बनाया गया।
पुतिन की यूक्रेन को लैंडलॉक करने वाली युद्ध नीति का तोड़ जेलेंस्की रूसी रिफाइनरी उड़ाकर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन ने एक महीने में रूस की 10 बड़ी तेल रिफाइनरीज पर हमले किए हैं। इसमें गजप्रॉम, ओर्स्क रिफाइनरी, ओम्स्क रिफाइनरी, एल्स्की रिफाइनरी, येरोस्लाव रिफाइनरी, रियाजान रिफाइनरी, उफा रिफाइनरी शामिल है। दुनिया को जेलेंस्की दिखा रहे हैं कि उनके पास लॉन्ग रेंज ड्रोन की लंबी लिस्ट है जो रूस में 2000 किलोमीटर से 4000 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। अब जेलेंस्की के ड्रोन वॉरफेयर पर बड़ा खुलासा हुआ है। वो ब्रिटेन में बने ड्रोन से रूस के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। बीते 6 महीने में ब्रिटिश ड्रोन यूक्रेन की युद्ध मशीनरी की रीढ़ बने हुए हैं। यूक्रेन को ब्रिटेन से 2 तरह के लॉन्ग रेंज ड्रोन मिले हैं। इसमें नयान जेट इंजन लगे हैं। ब्रिटिश रॉयल नेवी ने टेस्टिंग के बाद इन्हें जेलेंस्की को दिया। जेलेंस्की ने ब्रिटिश ड्रोन का इस्तेमाल मॉस्को रिफाइनरी, यारोस्लाव रिफाइनरी और वोल्गोग्राद रिफाइनरी पर हमले में किया। पुतिन पर दबाव बनाने में जेलेंस्की की ड्रोन नीति सफल होती दिख रही है। पुतिन अब बातचीत के लिए तैयार हो गए। हालांकि वो जेलेंस्की से नहीं मिलेंगे। उन्होंने अमेरिकी मध्यस्थों से मिलने की इच्छा जाहिर की है। डील पर बात शुरू होने से पहले ही तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने पुतिन का मूड बिगाड़ दिया। मॉस्को ने आरोप लगाया कि तुर्की जहाजों में भरकर अमेरिका में बने हथियार यूक्रेन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। काला सागर में ब्लॉकेड की वजह से उनकी ज्यादातर शिपमेंट यूक्रेन तक नहीं पहुंच रही हैं। पुतिन ने तुर्की और अमेरिका दोनों को वार्निंग दी है। अगर हथियारों से भरे जहाज यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह की तरफ आएंगे तो रूस उन्हें उड़ाने में देरी नहीं करेगा। अमेरिका सेटकॉम ने खाड़ी देशों का एक नया नक्शा जारी किया है। इस नक्शे को लेकर बड़ा बवाल होना तय है। वजह, नक्शे से गाजा गायब है। गाजा को इजराइल का हिस्सा दिखाया गया है। ईरान और कतर के बीच 3 फाइटर पायलट को लेकर तनातनी बहुत बढ़ गई है। ईरान का दावा है कि 6 महीने से उसके तीनों फाइटर पायलट को कतर ने बंधक बना रखा है। ये तीनों पायलट कतर में अमेरिकी बेस पर बमबारी करने गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तीनों पायलट सुखोई 24 उड़ा रहे थे, जिसे एयर डिफेंस ने कतर में मार गिराया। तभी से तीनों कतर के कब्जे में है। ईरान ने कतर से तीनों पायलटों को सुरक्षित तेहरान के सुपुर्द करने को कहा है। तीनों की रिहाई के लिए एक हाई लेवल एक्सपर्ट की कमेटी बनाई गई है, जो कतर जाकर तीनों पायलट से मिलना चाहती है। अब कतर पलट गया। कतर ने साफ कर दिया है कि तीनों पायलट उसके कब्जे में नहीं हैं। अगर कतर की बात सच है तो क्या तीनों पायलट अमेरिका के कब्जे में है? क्या बात बढ़ने की डर से कतर ने तीनों को अमेरिका के हवाले कर दिया? कतर अमेरिका और ईरान के बीच डील में मीडिएटर है। कतर ने अगर तीनों पायलट नहीं छोड़े तो ईरान किसी भी हद तक जाने की धमकी दे रहा है। कतर की गर्दन मरोड़कर अपने पायलट छुड़ाने के लिए युद्ध भी कर सकता है। सोमवार को ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर खत्म हो रहा है। सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। अगर इस दौरान डील पर बात आगे नहीं बढ़ी तो युद्ध फिर भड़कने का खतरा बहुत बढ़ गया है। सबसे बड़ी बात, हर बार ट्रंप हमले की धमकी देते थे। पहली बार ईरान धमकी दे रहा है। ट्रंप को सोमवार को डेडलाइन याद दिला रहा है। ईरान ने कहा कूटनीति का टाइम खत्म हो गया है। अमेरिका के साथ लड़ाई का नया दौर शुरू करने का टाइम आ गया है। ईरान बातचीत में टाइम बर्बाद नहीं करेगा। पूरी तैयारी के साथ अमेरिकी बेसों और उसके मित्र देशों पर अटैक करेगा। इस बार ईरान के निशाने पर इजराइल भी रहेगा। युद्ध के दूसरे राउंड में ईरान और इजराइल के बीच हमले नहीं हुए थे। हॉर्मुज में करीब करीब ट्रैफिक जाम है। अमेरिका की नाकेबंदी लगी हुई है। ओमान और ईरान के बीच जरूर डील हो गई है। ईरान ओमान के बीच एक नए रूट पर सहमति बन गई है। हॉर्मुज के अंदर आने वाले कार्गो जहाजों की सुरक्षा ईरान संभालेगा। हॉर्मुज से बाहर जाने वाले कार्गो की निगरानी और नेविगेशन का जिम्मा ओमान संभालेगा। हॉर्मुज का नया मार्ग पुराने मार्ग से अलग होगा। ओमान ईरान डील में अमेरिका का कोई रोल तय नहीं है। फिर भी ट्रंप का दावा है कि हॉर्मुज जल्द ही अमेरिका का हिस्सा बन जाएगा। Defeating Iran, which is being very badly defeated.
Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. But, and how about Venezuela? Venezuela was a one-day war. And now we work great with them. We've taken in millions and millions of barrels of oil. But we're doing really good. We're doing good in every way. You know, I built the military, and now I used it a little bit more than I wanted to, frankly, but that's okay, because we cannot let Iran have a nuclear weapon. Do we agree? ईरान ने ट्रंप से एक और डिमांड कर दी है। सिर्फ हॉर्मुज के ब्लॉकेट खोलने से काम नहीं चलेगा। इतने दिनों के ब्लॉकेट में जो नुकसान ईरान को हुआ है, उसकी भरपाई भी ट्रंप को ही करनी पड़ेगी। ईरान पहले युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 300 अरब डॉलर की डिमांड कर चुका है। ईरान ट्रंप को भागने का मौका नहीं देगा। ये बात IRGC में बैठे कट्टरपंथियों ने खुल्लम खुल्ला कह दी है। ईरान ने खौमेनी की हत्या का बदला लेने के लिए प्लान बना लिया है। बासिज फोर्स को विदेशों में जाकर ऑपरेशन करने की मंजूरी दे दी है। बासिज ईरान की पैरामिलिट्री फोर्स है, जिस पर आंदोलनकारियों को गोली के दम पर कुचलने का आरोप है। दुश्मन ने हमारे रहबर को शहीद किया है। अब हमारी जनता और मुस्लिम बिरादरी न्याय चाहती है। वे सिर्फ इस बात से संतुष्ट नहीं होंगे कि हमने अपने देश की सुरक्षा की है। यह पर्याप्त नहीं है। उनकी आंखों में इसे जीत नहीं माना जाएगा। इन विशेष परिस्थितियों में हम इसके लिए स्पेशल नियम बना रहे हैं, जो ईरान के लिए ज्यादा मुफीद हैं। जब भी आवश्यकता होगी और ऑर्डर मिलेंगे, हम बाहर जाकर दुश्मन की जमीन पर ऑपरेशन करेंगे और अपनी जमीन पर भी। ईरान को मालूम है कि अमेरिका की इस समय तैयारी बहुत कमजोर है। उसका एक जंगी बेड़ा अब्राहम लिंकन अटैकिंग पोजीशन से बाहर जा चुका है। एयर डिफेंस के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी है। अगर ऐसे वक्त पर ईरान हमले शुरू करता है तो अमेरिका बहुत मुश्किल में पड़ सकता है। इजराइल ने साउथ लेबनान में युद्ध का अभ्यास तेज कर दिया है। हिजबुल्लाह के प्रभाव वाले गांवों में फास्फोरस बम से हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल ने साउथ लेबनान के अली अल ताहेर इलाके में फास्फोरस बम गिराए हैं। साउथ लेबनान के कफर राउममने कस्बे में सफेद फास्फोरस बमों से हमले की तस्वीरें आ रही हैं। वहां आसमान पर सफेद धुआं दिखाई दे रहा है। सफेद फास्फोरस वाले बम गिराने में इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक पूरी तरह से बैन नहीं है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में ऐसे बम गिराना युद्ध अपराध माना जाता है। फास्फोरस बम हवा के संपर्क में आने से वहां का तापमान 800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह ऐसा ज्वलनशील वेपन बन जाता है जो हड्डियों तक को गला देता है। अगर बम के कोई टुकड़े शरीर में चिपके रह जाएं और उन्हें दोबारा ऑक्सीजन मिल जाए तो शरीर के उस हिस्से को जला देते हैं। फास्फोरस बम से निकला जहरीला धुआं सांस की गंभीर बीमारियां कर सकता है, यहां तक कि दम घुटने से जान भी जा सकती है। साउथ लेबनान में अली अल ताहेर रिज तक इजराइल बस्तियां उजाड़ना चाहता है। वहां तक नो मैंस लैंड बनाना चाहता है। वहां से हिजबुल्लाह को खत्म करना चाहता है। इजराइल ने साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर समीर अल हज हसन को मार गिराया। इजराइल का दावा है कि हसन उनकी ग्राउंड फोर्सेस को एम्बुश लगाकर उड़ाने का प्लान बना रहा था। हिजबुल्लाह के लिए समीर हसन का मारा जाना बहुत बड़ा झटका है।